नमस्कार, मैं दिनेश मोजक पहल क्लासेस सरदार सर से। हम पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास और भारत के प्राचीन इतिहास के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत के प्राचीन इतिहास में पढ़ा जाता है तो वो पढ़ा जाता है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ी जाती है? वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता की चर्चा करते हैं। वैदिक सभ्यता, पहला ही क्वेश्चन बनता है वैदिक सभ्यता में कि इस वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभ है 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से? 1500 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता का प्रारंभ जो है वो कब से है? 1500 ईसा पूर्व से। और 1500 ईसा पूर्व से कब तक है? 600 ईसा पूर्व। कब तक है? 600 ईसा पूर्व तक का जो कालक्रम है वह वैदिक सभ्यता का काल है। वैदिक सभ्यता का है 1500 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है, जो 600 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। वैदिक सभ्यता, ये जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता को बसाने वाले आर्य थे। कौन थे? आर्य। आर्य के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया था। इस कारण इस वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम आर्य सभ्यता है, क्योंकि ये सभ्यता आर्यों के द्वारा बसाई गई है। आर्यों के द्वारा बसाई होने के कारण इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यानी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मैक्स मूलर इतिहासकार हुआ था। मैक्स मूलर, इस मैक्स मूलर के अनुसार ये जो आर्य है मध्य एशिया से भारत में आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया जो है उस मध्य एशिया से भारत के अंदर आए थे। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार भारत के अंदर आर्यों की एक शाखा जो है वो मध्य एशिया से आई हुई है और मध्य एशिया से आकर भारत में बसी थी। इसलिए वैदिक सभ्यता को दूसरा किस नाम से जानते? आर्य सभ्यता कहते हैं कि भरत नामक एक शाखा, भरत नामक शाखा थी, वो भारत के अंदर आकर बसी थी, जो मध्य एशिया से आई थी। ये सबसे पहले आर्य आए कहां थे? यानी मध्य एशिया से आए हुए बताते। मैक्स मूलर के अनुसार हम अगर माने तो कहां से आए हुए बताए? मध्य एशिया से आए हुए। तो मध्य एशिया से जब ये आए थे भारत में तो सबसे पहले इनकी बस्तियां कहां बसी थी? कहां पर आकर रुके थे भारत के अंदर? भारत के कौन से क्षेत्र में रहा था? तो ध्यान रखना, तो अफगानिस्तान का क्षेत्र है। कहां? अफगानिस्तान। और उसके बाद जो पंजाब का क्षेत्र भारत का, उस पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में सबसे पहले ये आर्य लोग आए थे और यहां आकर बसे थे। आर्य लोग जो यहां पर आए थे, जिनके द्वारा भारत में वैदिक सभ्यता की प्रारंभ किया गया था, ये वैदिक सभ्यता के लोग जो आर्य लोग थे, इनकी भाषा थी, इनकी भाषा जो संस्कृत थी। यानी आर्यों की जो भाषा है, वैदिक सभ्यता की जो भाषा है, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। इनके अंदर देखो ये आकर बसे थे तो यहाँ पे कबीले थे और ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे, युद्ध करते थे। यानी जो आर्यों के कबीले, सबसे पहले जो आर्यों के कबीले हैं, इन आर्यों के कबीलों का नेतृत्व करता हुआ था। और आर्यों के कबीलों का जो नेतृत्व करता था, कौन था? नेतृत्व है। इनके जो कबीले थे आर्यों के, और आर्यों के कबीलों का जो नेतृत्व करते थे, उस नेतृत्वकर्ता को ये राजा कहते थे। और यहीं से ये राजा शब्द का प्रारंभ हो गया था, क्योंकि नेतृत्वकर्ता जो था कबीले का, वो कबीले का नेतृत्वकर्ता कौन होता था? राजा कहलाता था। और ये आपस में जब युद्ध करते थे तो युद्ध के लिए एक शब्द होता था, युद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे। वो युद्ध, जैसे हम तो कहते हैं ना युद्ध किया, लेकिन आर्य लोग युद्ध नहीं कहते थे, आर्य लोग गविष्ट कहते थे। युद्ध को क्या कहते थे? गविष्ट। गविष्ट का अर्थ होता है गायों की खोज करना। क्या अर्थ होता है? गायों की खोज करना, गायों को खोजना। तो आर्यों का जो युद्ध होता था, आर्य जो युद्ध करते थे, उसे क्या कहते थे? गविष्ट कहते थे। और गविष्ट का अर्थ होता है गायों की खोज करना, यानी गोधन। ये धन होता था उस समय,
क्योंकि इनकी जो संस्कृति थी, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि, पशुपालन, उसी तरह से भारत के अंदर पशुओं को धन माना गया है। जितने भी युद्ध हुए प्राचीन भारत के अंदर, विशेषकर राजस्थान के अंदर, इन गायों के अपहरण के कारण गायों की रक्षा करते हुए युद्ध लड़े गए। जो लोक देवता राजस्थान के हैं, अधिकांश लोक देवताओं की जब चर्चा करते हैं राजस्थान के जीके के अंदर, तो हम गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ बताते हैं। तो गविष्ठ यानी गायों की खोज करना। आर्यों का जो समाज था, ये आर्य का जो समाज था पितृ प्रधान समाज था। आर्यों का जो समाज, आर्य समाज जो था वो कैसा समाज था, उसमें प्रधानता किसकी थी? पितृ यानी पिता की प्रधानता थी। आर्यों की समाज व्यवस्था की अगर चर्चा करें, वैदिक सभ्यता की हम चर्चा करें समाज की, तो वैदिक सभ्यता का जो समाज था पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पिता की प्रधानता होती थी। और समाज की सबसे छोटी जो वैदिक सभ्यता का समाज होता था, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती थी, उस छोटी इकाई को परिवार कहते थे। क्या कहते थे? छोटी इकाई को परिवार कहते थे। आज भी हम सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो आर्यों की जो सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार, परिवार या जिसे हम कुल भी कहते हैं कि कौन से कुल का है रे तू, कहते हैं ना, तो परिवार या कुल समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। और इसका जो मुखिया होता था वो पिता होता था। परिवार का मुखिया कौन होता है? आज भी परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। तो वैदिक सभ्यता में परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होता था। और कुल का मुखिया होने के कारण, परिवार का मुखिया होने के कारण इसे जिस नाम से जानते थे वह नाम था कुलप। क्या था? कुलप। यानी कुलप, कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप कहलाता। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप कहलाता। सबसे छोटी इकाई होती थी इसमें। ये जो सभ्यता थी हमारी वैदिक सभ्यता, इस वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। महिलाएं पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। पुरुषों के साथ जो यज्ञवादी कार्य करते थे, वैदिक सभ्यता है, वेदों पर आधारित सभ्यता है, तो यज्ञ कार्य जो धार्मिक कार्य होते थे, उन धार्मिक कार्यों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। और इस काल के अंदर देखो एक बहुत विशेष चीज बताता हूं, वैदिक सभ्यता के अंदर पर्दा प्रथा जो आज हमारे हिंदुस्तान में दिखाई देती है, वह पर्दा प्रथा वैदिक सभ्यता के समय नहीं थे। आर्यकालीन जब सभ्यता प्रारंभ हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये पर्दा प्रथा हमारे यहां नहीं थी। इसके अलावा जो बाल विवाह हम देख रहे हैं ना आजकल, ये बाल विवाह की प्रथा भी आर्यों की सभ्यता के अंदर वैदिक सभ्यता में नहीं थी। न तो पर्दा प्रथा थी हमारे और न ही बाल विवाह की प्रथा हमारे थी। यहाँ पर विधवा विवाह का भी प्रावधान था। जो विधवा विवाह है वो विधवा विवाह का भी प्रावधान था। विधवा जो होती थी पति के छोटे भाई से पुनः विवाह कर सकती थी। पति के छोटे भाई के साथ विवाह करने का अधिकार वैदिक सभ्यता में महिलाओं को दिया हुआ था। वे छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियों की अगर शिक्षा की चर्चा करें वैदिक सभ्यता में, अगर महिलाओं की स्थिति की चर्चा करें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी वैदिक सभ्यता में। इस वैदिक सभ्यता की कई महिलाओं की चर्चा होती है, जिनकी चर्चा क्यों की जाती है? वो अत्यधिक विद्वान महिलाएं थी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था वैदिक सभ्यता में महिलाओं को। हम कई नाम सुनते हैं वैदिक सभ्यता के अंदर, विश्वास, आपला, सिकता, ये महिलाएं, विश्वास, आपला, सिकता जैसी महिलाएं, विश्वास, आपला और सिकता जैसी शिक्षित महिलाएं थी, विद्वान महिला वैदिक सभ्यता के काल में हुई थी। और इस सभ्यता के अंदर महिलाएं, कुछ महिलाएं विवाह नहीं करती थी। विवाह नहीं करती यानी शादी नहीं करती थी। महिलाओं को अधिकार भी था, अगर महिलाएं विवाह नहीं करना चाहती थी तो वो विवाह नहीं करती थी। लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग होता था, उसे अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? एमाजू।
यानी जो अविवाहित महिलाएं होती थी वैदिक सभ्यता के अंदर, उन अविवाहित महिलाओं को अमाजुक के नाम से पुकारते थे, अमाजुक कहा जाता था। भारत में इन आर्यों की जो जानकारी है वो ऋग्वेद के अंदर मिलती है। किस कौन से वेद में मिलती है? जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के अंदर आर्यों की जानकारी मिलती है। इस आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य का अर्थ। अब ये जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यताओं को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में विभक्त करते हैं? इस दो भागों में इसे बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन। कितने कालों में बांटते हैं वैदिक सभ्यता को? वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दे। पहला एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब हम पढ़ेंगे इस ऋग्वैदिक काल के बारे में। ये ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, इस ऋग्वैदिक काल की बारे में चर्चा करेंगे हम कल। जो दूसरा पहला भाग है आर्यों की सभ्यता, एक तो ऋग्वेद और दूसरा उत्तर वैदिक काल, कल हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल की। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।